हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप घर पे सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। भाई देखो भाई, हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे चैप्टर सेकंड, उस चैप्टर का नाम था सॉल्यूशन। और इस सॉल्यूशन वाले चैप्टर में हम जो बात कर रहे थे, हमारा लास्ट टॉपिक, उस टॉपिक का नाम था हमारे पास ओस्मोसिस। ओस्मोसिस या आप कह सकते हो ओस्मोसिस एंड ओस्मोटिक प्रेशर। ओस्मोसिस एंड ओस्मोटिक प्रेशर यानी आप बात करोगे परासरण, हिंदी में क्या बोलते हैं, परासरण व परासरण दाब। ये हमारे पास 4th नंबर की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी। भाई हम 4 अनुसंख्यक गुणधर्म की बात कर रहे थे, उसमें हमने 3 की बात कर ली, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन, और सबसे लास्ट में हमारे पास रह गया परासरण और परासरण दाब। बात क्लियर थी। मैंने आपको कहा था अगर आपको परासरण और परासरण दाब के बारे में जानकारी चाहिए, उससे पहले आपको कुछ शब्दावलियों का ध्यान देना होगा। उसमें सबसे पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया था डिफ्यूजन। सबसे पहले किसकी बात की थी मैंने? सबसे पहले मैंने बात की थी भाई डिफ्यूजन के बारे में। किसके बारे में बात की थी? डिफ्यूजन के बारे में। डिफ्यूजन को क्या बोलते हैं हिंदी में? विसरण। क्या बोलते हैं जी? विसरण। हमको पहले बात करनी थी विसरण के बारे में। मैंने आपको परिभाषा बताई थी। विसरण क्या होता है? विसरण क्या होता है? जिसमें पार्टिकल, सुनो बात ध्यान से, हमको एक लाइन में परिभाषा पूरी याद होनी चाहिए, लेकिन उसको आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप थोड़ा समझोगे तो परिभाषाएं आपको अपने आप ही याद हो जाएंगी। भाई हमने कहा डिफ्यूजन क्या होता है? जिसमें पार्टिकल्स, और मैंने आपसे कहा था यहां पर पार्टिकल सोल्यूट भी हो सकता है और सोलवेंट भी हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो विसरण है वो विलय का भी हो सकता है और विलायक का भी हो सकता है। बात सुनना ध्यान से, इंपॉर्टेंट बात यहीं से निकल के आती है कि जो विसरण है वो विलय का भी हो सकता है और विलायक का भी हो सकता है। यानी यहां पर पार्टिकल जो होंगे वो सोल्यूट भी हो सकता है और वो सोलवेंट भी हो सकता है। यानी ये विलय भी हो सकता है और विलायक भी हो सकता है। बात क्लियर है? अब सुनो परिभाषा क्या होती है? जिसमें पार्टिकल हायर कंसंट्रेशन से, यानी उच्च सांद्रता से कहां जाते हैं भाई? लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। यानी मैं कहूंगा जिसमें पार्टिकल उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर क्या करते हैं? गमन। यानी मैं कहूंगा विसरण एक ऐसा मेथड है, विसरण वह प्रक्रिया है जिसमें जो पदार्थ के जो अणु है वो उच्च सांद्रता से कहां चले जाते हैं भाई? निम्न सांद्रता की ओर। कहां चले जाते हैं? निम्न सांद्रता की ओर। यानी जहां पर सांद्रता ज्यादा होगी और जहां पर सांद्रता कम होगी तो पार्टिकल कहां जाएगा? उच्च सांद्रता से कहां चला जाएगा भाई? निम्न सांद्रता की ओर। यानी ये जो प्रोसेस हो रहा है, कैसा प्रोसेस? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना, उस प्रोसेस को क्या बोला था हमने? विसरण। क्या बोला था हमने? विसरण। बात समझ में कि विसरण क्या होता है? जिसमें जो पदार्थ के जो अवयवी कण है, विलय हो चाहे विलायक हो, वो तो बात जानते हो आप। जिसमें पदार्थ के जो अवयवी कण है वो उच्च सांद्रता से कहां चले जाते हैं भाई? निम्न सांद्रता की ओर। उस प्रोसेस को क्या बोला था हमने? विसरण। और मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था इसका कि अगर मान लो आपके पास एक कांच का गिलास है, इस कांच गिलास में आपने लिया हुआ है भाई पानी। क्या लिया हुआ भाई? पानी। और आपने इसके अंदर डाल दिया भाई Cu+2 आयन। क्या डाल दिया जी? Cu+2 आयन। जो कौन से कलर के होते हैं? वो होते हैं अपने पास ब्लू कलर के। कौन से कलर के होते हैं अपने पास? ब्लू कलर के। पढ़ोगे आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आएगा ही। आपने कांच का गिलास लिया, उस कांच के गिलास में जैसे अगर आपने Cu+2 डाला तो Cu+2 कौन से रंग का होता है? ब्लू रंग का। तो जैसे आप डालोगे तो शुरू में तो आपको ब्लू रंग का लेयर अलग दिखेगी और पानी की लेयर अलग दिखेगी। इसका मतलब वो आपस में मिले नहीं। लेकिन थोड़ी देर बाद में क्या होगा? ये सोल्यूट था, ये हमारे पास सोलवेंट था। थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि जो पूरा का पूरा जो सोल्यूशन है, पूरा सॉल्यूशन है वो कौन से रंग का हो जाएगा भाई? ब्लू कलर का। यानी मैं कहूंगा पूरा का पूरा जो रासायनिक संगठन है वो क्या हो जाएगा? एक समान। इसका मतलब क्या होगा कि जो Cu+2 के जो पार्टिकल है, मैं कहूंगा जो अपने पास Cu+2 पार्टिकल है वो या तो वाटर में चले गए होंगे या वाटर के पार्टिकल कहां चले होंगे? Cu+2 में। तभी तो आपका पास पूरा विलयन क्या हो गया? एक समान। और ये जो प्रोसेस हो रहा है, इस प्रोसेस को क्या बोला हमने? विसरण। यहां तक की बात इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। उम्मीद करता हूं शायद ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। बात क्लियर है? अब सुनो, इसके अलावा मैंने आपसे एक बात और की थी, झिल्ली के प्रकार बताए थे। मैंने बताया था आपको झिल्ली के प्रकार। क्या बताया था भाई मैंने आपको? झिल्ली के प्रकार। लेकिन एक बात आप सुन लो, ना तो आपसे एग्जाम में विसरण पूछा जाएगा, ना ही आपसे झिल्ली के बारे में पूछा जाएगा। आपसे क्या पूछा जाएगा? परासरण और परासरण दाब। और वो क्या होते हैं वो आप तरीके सीख पाओगे अगर आपको ये टॉपिक याद है तो। फिर मैंने आपसे बात की थी झिल्ली के प्रकार के बारे में। किसके बारे में बात की थी भाई? झिल्ली के प्रकार। मैंने कहा था झिल्ली का मतलब क्या होता है। मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया था कि घरों में आप जब चाय बनाते हो और जो चाय की जो चलनी होती है वो उस चाय की पत्ती को छानने का काम करती है। इसका मतलब क्या होगा? वो जो आप चाय की चलनी देते हो वो चलनी क्या काम करती है? एक झिल्ली का काम करती है। ऐसा ही यहां पर होता है। ऐसा ही हमारे पास परासरण दाब में होगा
कि हमको यहां पर एक झिल्ली का चयन करना होगा, और वो झिल्ली कौन कौन सी होती है? झिल्ली हमारे पास दो होती है भाई, झिल्ली हमारे पास यहां पर दो है। एक तो हमारे पास होती है परमिएबल मेम्ब्रेन, एक तो हमारे पास क्या होती है? परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या होती है? परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसे बोलते हो पारगम्य झिल्ली। क्या बोलते हो जी? पारगम्य झिल्ली। बात समझ में आ रही? और एक हमारे पास होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक हमारे पास क्या होती है? एक हमारे पास होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। दो होती है हमारे पास, एक तो होती है हमारे पास परमिएबल मेम्ब्रेन, और एक हमारे पास होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसे बोलते हैं शॉर्ट में एसपीएम। इसे बोलते हैं हिंदी में अर्धपारगम्य झिल्ली। इसे क्या बोलते हैं? अर्धपारगम्य झिल्ली। ये तो आपको बस नाम पता होना चाहिए कि झिल्ली करती क्या है। बताया था मैंने आपको। पारगम्य झिल्ली क्या होगी? ऐसी झिल्ली, मैं कहूंगा वह मेम्ब्रेन जिसमें से विलय व विलायक, सुना बातों को ध्यान से, जिसमें विलय और विलायक दोनों के कण आ जा सकते हैं। यानी पारगम्य झिल्ली क्या होगी? चाहे आपके पास सोल्यूट हो, चाहे आपके पास सोलवेंट हो, सबको पास कर देगी वो, किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करेगी। अगर आपके पास सोल्यूट है, अगर आपके पास सोलवेंट है, अगर आपने परमिएबल मेम्ब्रेन ली है, अगर आपने पारगम्य झिल्ली ली है, तो सोल्यूट को भी पास कर देगी और वो सोलवेंट को भी पास कर देगी। उसके पास कोई सेपरेट चांस नहीं है। लेकिन अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है? मैं कहूंगा वह झिल्ली जिसमें से केवल विलायक के अणु, ध्यान रखना, ओनली फॉर ओनली सोलवेंट की बात करेगा ये, इसको सोल्यूट से कोई मतलब नहीं है। वह झिल्ली जिसमें से केवल विलायक के अणु आ जा सकते हैं, उस झिल्ली को क्या बोलते हैं जी? हम अर्धपारगम्य झिल्ली। बात समझ आ रही है? यानी मैं कहूंगा पारगम्य झिल्ली क्या होती है? जिसमें से सोल्यूट और सोलवेंट दोनों के पार्टिकल्स आ जा सकते हैं, उस झिल्ली को क्या बोलते हैं? पारगम्य झिल्ली। और अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है? जिसमें से केवल और केवल सोलवेंट जाएगा, सोल्यूट को जाने की अनुमति नहीं होगी। यानी अगर आपके पास अगर आप सोल्यूट और सोलवेंट को अलग अलग करना चाहते हो, अगर आप सोल्यूट और सोलवेंट को अलग अलग करना चाहते हो, तो आप इस झिल्ली का चयन नहीं करोगे। आप किस झिल्ली का चयन करोगे भाई? एसपीएम का। यानी आप चयन करोगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, क्योंकि ये सोल्यूट को और सोलवेंट को अलग अलग कर देती है। क्योंकि आपके पास मान लो सोल्यूट है और आपके पास सोलवेंट है, अगर आपने उसके नीचे एसपीएम लगाया तो सोलवेंट को तो नीचे ले आएगी और सोल्यूट क्या हो जाएगा आपका अलग। यानी मैं कहूंगा ये जो झिल्ली है, कौन झिल्ली? ये जो अर्धपारगम्य झिल्ली है, वो क्या काम करती है? ये विलय और विलायक के अणुओं को पृथक करने का काम करती है। बात समझ आ रही है? क्योंकि इस झिल्ली में से केवल और केवल कौन जाता है? सोलवेंट, सोल्यूट नहीं जाता। इसका मतलब क्या होगा? जब आप किसी विलियन में सोचो, आपके पास ये सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में आपने लगा दी एसपीएम, क्या लगा दी? अर्धपारगम्य झिल्ली। तो इसमें से क्या होगा? सोलवेंट तो निकल जाएगा बाहर, और झिल्ली के अंदर कौन रह जाएगा भाई? सोल्यूट। बात समझ आ रही? क्योंकि आपका सॉल्यूशन किससे मिलकर बना होता है? सोल्यूट और सोलवेंट से। अगर उसमें आपने एसपीएम लगा दिया तो सोलवेंट तो नीचे आ जाएगा और सोल्यूट क्या रह जाएगा? झिल्ली के ऊपर। क्योंकि आप जानते हो अर्धपारगम्य झिल्ली में से केवल और केवल विलायक के अणु आ सकते हैं, विलय के अणु ना तो आएंगे ना ही जाएंगे। बात क्लियर है? इसका मतलब क्या होगा कि जो अर्धपारगम्य झिल्ली है, यह जो झिल्ली है, कौन सी झिल्ली? अर्धपारगम्य जो झिल्ली है, यह झिल्ली विलायक के अणुओं को पृथक करने का काम करती है, पृथक करने में सहयोग करती है, पृथक करने में सहयोग करती है। बात क्लियर है? कि जो अर्धपारगम्य में हमारे पास झिल्ली होगी, जो हमारे पास एसपीएम होगी, वो सोल्यूट और सोलवेंट को अलग करने का काम करेगी। क्योंकि इस झिल्ली में से केवल और केवल कौन जा सकता है? सोलवेंट। सोल्यूट को जाने की कोई अनुमति नहीं है। यानी इस झिल्ली में से ओनली फॉर ओनली विलायक जा सकता है, विलय के अणु ना तो आएंगे ना ही जाएंगे। बात क्लियर है? समझ आई? दो झिल्ली, पारगम्य झिल्ली क्या होती है और अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है। बात समझ आई? ध्यान से देख लीजिए आप इस चीज को, ताकि आपको आगे की बातें अच्छी तरह समझ में आ जाए कि मैं आगे क्या बात करने वाला हूं। समझ आई कि पारगम्य झिल्ली तो क्या होती है और अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है। अब सुनो बात ध्यान से। हमारे पास जो अर्धपारगम्य झिल्ली है वो भी दो होती है भाई। हमारे पास जो अर्धपारगम्य झिल्ली है वो भी दो होती है। कई बार उसका क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है। यानी हमारे पास जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी हमारे पास जो एसपीएम, शॉर्ट में क्या बोलेंगे इसको? एसपीएम। जब मैं डायग्राम बनाऊंगा तो वहां पर क्या लिखेंगे अपन? ओनली फॉर ओनली एसपीएम लिखेंगे। बार बार इस पूरे नाम को लिखने की आवश्यकता नहीं है हमको, समझ गए ना? एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली। बात क्लियर है? हमारे पास जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है वो भी हमारे पास दो होती है।
एक तो हमारे पास होती है नेचुरल, क्या होती है जी, नेचुरल, यानी इसको आप बोलोगे हिंदी में प्राकृतिक, क्या बोलोगे जी, प्राकृतिक, जो प्रकृति ने हमको बना के दी है। और एक हमारे पास होती है आर्टिफिशियल, क्या होती है, आर्टिफिशियल, इसे बोलते हैं कृत्रिम, जो हमारे द्वारा बनाई जाए। कृत्रिम क्या होती है, जो हमारे द्वारा लेबोरेटरी में बनाई जाती है। और आर्टिफिशियल क्या होती है, जिसको कौन बना के देती है, नेचर, यानी हमारी जो प्रकृति हमको बना के देती है उसको बोलेंगे नेचुरल, प्राकृतिक। और जो हम लेबोरेटरी में बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल, यानी कृत्रिम। आपके सिलेबस में इस साल बहुलक हटा दिया गया है। अगर बहुलक आपके सिलेबस में होता तो वहां मैं इन दोनों की बात तरीके से कर पाता, क्योंकि वहां पर दो बहुलक चलते हैं, एक प्राकृतिक बहुलक और एक कृत्रिम बहुलक। प्राकृतिक बहुलक क्या है, जो हमें प्रकृति बना के देती है। जैसे आपने देखा होगा रबर के पेड़ होते हैं, और रबर के पेड़ से एक दूध जैसा पदार्थ निकलता है, उसे हम लैटेक्स बोलते हैं, और वो बहुलक बनाने में काम होता है। लैटेक्स, एक लैटेक्स होता है, लैटेक्स, वो जो लैटेक्स है किसका काम करता है, वो रबर बनाने में काम होता है। इसको बोलते हैं प्राकृतिक रबर, क्योंकि ये रबर हमको प्रकृति बना के देती है। और एक होता है हमारे पास कौन सा, नियोप्रीन, एक हमारे पास होता है नियोप्रीन, ये हमारे पास होता है कृत्रिम रबर। ये कौन सा रबर होता है, कृत्रिम रबर, जो हम लेबोरेटरी में बनाते हैं। ये तो हमको प्रकृति बना के देती है, और ये हम लेबोरेटरी में बनाते हैं। जो लेबोरेटरी में बनाते हैं उन्हें बोलते हैं कृत्रिम, यानी आर्टिफिशियल, और जो हमको नेचर बना के देती है उन्हें बोलते हैं प्राकृतिक, यानी कहूंगे उससे नेचुरल। बात क्लियर है। ऐसा ही झिल्ली होता है। झिल्ली भी कितने प्रकार है, दो प्रकार की, एक तो हमारे पास होती है नेचुरल और एक हमारे पास होती है आर्टिफिशियल, यानी एक तो हमारे पास होती है प्राकृतिक झिल्ली और एक हमारे पास क्या होती है, कृत्रिम झिल्ली। प्राकृतिक झिल्ली क्या है, एग्जाम्पल, आपके पास कोई सी सेल लो, आपके पास, जैसे आपने देखा होगा, आपने प्याज देखा है, प्याज में आपने देखा होगा जब हम प्याज को छीलते हैं तो कई बार जो प्याज की जो अपने पास मैं कहूंगा प्याज की अपने पास जो पीस होती है, उस पीस पर कभी आपने देखा होगा एक पन्नी लगी होती है। देखा है ना आपने घर में जब प्याज काटे होंगे और आपने प्याज को खाया होगा तो आपने देखा होगा उस प्याज की जो लेयर होती है उस पर एक ऐसा मैं कहूंगा एक थैली जैसी लेयर लगी होती है, प्लास्टिक की लेयर। वो जो लेयर है वो क्या है, वो अपने पास क्या है, नेचुरल सेमी परमीबल मेम्ब्रेन। वो क्या होती है, नेचुरल सेमी परमीबल मेम्ब्रेन। अरे देखा है ना आपने देखा होगा कि जो प्याज होता है, प्याज की जो कैप होती है, मतलब प्याज की जो पीस होती है, उनके ऊपर एक पन्नी जैसी लेयर होती है, उस लेयर को क्या बोलते हैं, एसपीएम। और वो कौन सी होती है, नेचर बना के देती है, हमने तो नहीं बनाई उसको बोलते हैं प्राकृतिक। यानी मैं कहूंगा यहां पर क्या होंगी, पादप कोशिका, प्लांट जो सेल होती है उनकी जो लेयर होती है उसकी बात कर रहे हैं यहां पर। बात क्लियर है। झिल्ली, पादप कोशिका झिल्ली, बात समझ मेरी। ये तो अपने पास होगी नेचुरल। आर्टिफिशियल देखो, आर्टिफिशियल का नाम है कॉपर फेरोसाइनाइड। आर्टिफिशियल एसपीएम का नाम होता है कॉपर फेरोसाइनाइड। ये पढ़ोगे आप जब मैं पढ़ाऊंगा आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ऊपर सहसंयोजन रसायन पढ़ाया जाएगा, वहां पर इसको डिस्कस। इसका फॉर्मूला क्या होता है, Cu2FeCN6। इसको बोलते हैं कॉपर फेरोसाइनाइड। इसको क्या बोलते हैं, कॉपर फेरोसाइनाइड। इसको बोलते हैं कृत्रिम झिल्ली। ये अपने पास कृत्रिम झिल्ली है, देखो इसके अंदर केमिकल है कि नहीं, कॉपर है, आयरन है, साइनाइड है। तो ये हमारे पास लेबोरेटरी में बनाई जाती है। इसके अलावा निकिल, आयरन, कोबाल्ट, इनके सिलिकेट, यानी निकिल, आयरन और कोबाल्ट के सिलिकेट, इनके जो सिलिकेट है वो भी किसका काम करते हैं, कृत्रिम झिल्ली का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, कृत्रिम झिल्ली का। बात समझ आ रही। यानी हमारे पास झिल्लियां दो प्रकार की थी, एक तो पारगम्य झिल्ली और एक अर्धपारगम्य झिल्ली। अरे हमको इनसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जामों में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से कृत्रिम झिल्ली कौन सी होगी, तो कौन सी होती है, कॉपर फेरोसाइनाइड या निकिल, आयरन और कोबाल्ट के जो सिलिकेट होते हैं वो भी किसका काम करते हैं, कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली का। बात समझ में आ रही है। दो झिल्ली थी हमारे पास, पारगम्य झिल्ली जिसमें से विलय और विलायक दोनों के अणु आ सकते हैं। दूसरे हमारे पास अर्धपारगम्य झिल्ली जिसमें ओनली फॉर ओनली सॉल्वेंट जा सकता है, सोल्यूट नहीं जा सकता। फिर हमारे पास ये भी दो प्रकार की थी, एक तो नेचुरल जो हमको नेचर बना के देती है, और एक हमारे पास आर्टिफिशियल जो हम लेबोरेटरी में बनाते हैं। उसका एग्जांपल क्या है, कॉपर फेरोसाइनाइड। क्या नाम है इसका, कॉपर फेरोसाइनाइड। फॉर्मूला क्या होता है, Cu2FeCN6। पढ़ोगे आप, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आ जाएगा, वहां पर इसका नाम ही पढ़ना है हमको। इसके अलावा निकिल, आयरन और कोबाल्ट के जो सिलिकेट होते हैं, यानी SiO2 का होल है। सिलिकेट क्या होते हैं जी, सिलिकेट का फॉर्मूला ये होता है जी SiO2 का होल n। पढ़ा होगा आपने 11 का, चलता है। SiO2 का होल n वो सिलिकेट कहलाते हैं। उसके किसके, निकिल के, आयरन के, कोबाल्ट के, वो भी किसका काम करते हैं, कृत्रिम झिल्ली का। बात क्लियर है। हमको तो बस ये पता होना चाहिए कि सेमी परमीबल मेम्ब्रेन करती क्या है, ओनली फॉर ओनली सॉल्वेंट जाएगा, सोल्यूट को जाने की अनुमति नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए, और थोड़ा एग्जाम्पल के बारे में पता होना चाहिए कि सेमी परमीबल मेम्ब्रेन के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं भाई। यहां तक बात समझ में आ गई आपको। तो ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी थी जो हमको इस टॉपिक के लिए रिक्वायरमेंट थी। अब मैं बात करूंगा, सबसे पहले मैं बात करूंगा ओस्मोसिस के बारे में, उसके बाद हम किसकी बात करेंगे, ओस्मोटिक प्रेशर के बारे में। बात समझ आ रही। अब सुनो बात, यहां तक बात क्लियर है आपको। अब बात करते हैं आगे की। देखो जी आगे की बात क्या होगी।
हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट होगी। अब बढ़ेंगे हम ओस्मोसिस, जो हमारे सिलेबस में, इसको हिंदी में बोलते हैं परासरण। क्या बोलते हैं जी? परासरण। कि परासरण क्या है? सुन, परासरण क्या है? सबसे पहले लिख रहा हूं मैं परिभाषा। क्या लिख रहा हूं? परिभाषा। वही काम करेंगे पहले हम लिखेंगे परिभाषा। उस परिभाषा को एग्जाम्पल के द्वारा समझने की पूरी कोशिश करेंगे और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको परासरण जो है यानी ओस्मोसिस जो है एक ही राउंड में समझ में आ जाए, क्योंकि हमने इससे पहले डिटेल के अंदर सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए, बेसिक से लेके एडवांस तक के। तो हमको इस ओस्मोसिस को सीखने में कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है भाई। सुनो, और फिर भी अगर आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो भाई। सुनो भाई बात, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं परासरण के बारे में। तो सबसे पहले लिख रहा हूं मैं डेफिनेशन, परिभाषा क्या होगी? सुनो, परासरण वह प्रक्रिया है जिसमें, एक एक लाइन को ध्यान से देखना भाई। परासरण वह प्रक्रिया है जिसमें विलायक के अणु, पहली बात इंपोर्टेंट आ गई, ओनली फॉर ओनली सॉल्वेंट। विलायक को क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इसको बोलते हैं सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। बात क्लियर है? परासरण वह प्रक्रिया है जिसमें विलायक के अणु, यानी यहां पर विलय की बात नहीं होगी, ओनली फॉर ओनली किसकी बात होगी? विलायक की। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? यानी परासरण किसका होता है? विलायक का, विलय का नहीं होता। जबकि विसरण किसका होता है? विलय का भी होता है, विलायक का। बात समझ आ रही? अंतर समझ में आ गया कि परासरण विलय ओनली फॉर ओनली किसका होता है? विलायक का। जबकि विसरण यानी जो डिफ्यूजन है वो विलय का भी हो सकता है और विलायक का भी होता है। बात क्लियर है? समझ आ रही बात? परासरण वह प्रक्रिया है जिसमें विलायक के अणु, जिसको अंडरलाइन मार रहा हूं, उन टॉपिक को थोड़ा ध्यान देखना, उन पे थोड़ा नोटिस बनाना। परासरण वह प्रक्रिया है जिसमें विलायक के अणु निम्न सांद्रता, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लोअर कंसंट्रेशन। परासरण वह प्रक्रिया है जिसमें विलायक के अणु निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हायर कंसंट्रेशन। क्या बोलते हैं जी? हायर कंसंट्रेशन। परासरण वह प्रक्रिया है जिसमें विलायक के अणु निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर क्या करते हैं भाई? गमन करते हैं। उच्च सांद्रता की ओर क्या करते हैं? गमन करते हैं। यानी परासरण में क्या होगा? आपने विसरण में क्या पढ़ा था? आपने विसरण में पढ़ा था कि वहां पर जो पार्टिकल थे, लेकिन वो विलय भी थे और विलायक भी थे। यहां पर ओनली कौन होंगे? सोलवेंट। सोल्यूट का यहां पर कोई मतलब नहीं है। परासरण वह प्रक्रिया है जिसमें जो सोलवेंट के पार्टिकल है, यानी जो विलायक के जो अणु है, वो निम्न सांद्रता से कहां जाएंगे भाई? उच्च सांद्रता। वहां क्या था? उच्च से निम्न था। यह क्या होगा? निम्न से उच्च। लेकिन इस पॉइंट में एक जबरदस्त बात छिपी हुई है जो कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछी जाती है और बच्चा वहां पर गड़बड़ करके आता है। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं होगा। वो छुपी हुई बात मैं आपको बता के रहूंगा कि ऐसी कौन सी लाइन यहां पर छिपी हुई है भाई। देखो, मैंने आपसे पहले कहा था हमको एनसीईआरटी की एक एक लाइन को डिकोड करना है, क्योंकि लाइनें अपने आप में काफी कुछ कह देती हैं और उसका मीन हमको समझ में आना चाहिए कि जो एनसीईआरटी की जो लाइन लिखी हुई है ये हमें क्या कहना चाहती है। बात समझ आ रही है? और मैं समझा दूंगा आपको कि यहां पर एक कौन सी बात छिपी हुई है। टेंशन ना लो आप। सुनो पहले आप परिभाषा। परासरण वह प्रक्रिया है जिसमें विलायक के अणु, इस पर थोड़ा ध्यान देना भाई। ओनली फॉर ओनली किसकी बात कर रहे हैं? सोलवेंट की। सोल्यूट की बात यहां नहीं की जा रही। जिसमें विलायक के अणु निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर क्या करते हैं? गमन। अगर मैं इसको दूसरे वर्ड में लिखना चाहूं, और का मतलब दूसरी भाषा में, आपकी किताब में तो यही भाषा है भाई, आपकी एनसीईआरटी में तो केवल ये लिखा हुआ है। लेकिन इसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगा। क्या कहूंगा? कि मैं कहूंगा परासरण वह प्रक्रिया है, परासरण वह प्रक्रिया है जिसमें विलायक के अणु, ये बात आपको समझ में आ जाएगी जब मैं डायग्राम बनाऊंगा, वहां पर पूरी बात आपको क्लियर हो जाएगी। परासरण वह प्रक्रिया है जिसमें विलायक के अणु, होगा तो विलायक के लिए, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। परासरण वह प्रक्रिया है जिसमें विलायक के अणु उच्च दाब से उच्च वाष्प दाब, हायर वेपर प्रेशर, हायर वीपी, जानिए वीपी मतलब क्या होता है? वेपर प्रेशर पढ़ाया ना खूब आपको। वाष्प दाब तो परासरण वह प्रक्रिया है जिसमें विलायक के अणु उच्च दाब से निम्न वाष्प दाब, सॉरी वाष्प दाब की बात कर रहे हैं, लोअर वेपर प्रेशर, निम्न वाष्प दाब की ओर गमन करते हैं। सुनो भाई बात ध्यान से। सर इसका कहने का मतलब क्या हुआ? हमको सर को समझ में नहीं आया। नहीं आया होगा तुमको समझ में, क्योंकि अभी तक तो मैंने परिभाषा तो लिखी है, समझाया थोड़ी आपको।
पहले तो आप समझो क्या लिखा हुआ है। परासरण वह प्रक्रिया है जिसमें विलायक के अणु, ये बात मैंने बताया, ये बात काफी इंपॉर्टेंट है। ओनली फॉर ओनली किसकी बात की जाएगी? सोलवेंट की। सोल्यूट का यहां पर कोई मतलब नहीं है। यानी मैं कहूंगा जो परासरण होता है वो ओनली फॉर ओनली किसका होता है? सोलवेंट का, सोल्यूट का नहीं होता है। जबकि विसरण मैंने बताया था आपको, विसरण सोल्यूट का भी होता है और सोलवेंट का भी होता है। तो परासरण वह प्रक्रिया है जिसमें विलायक के अणु निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर क्या करते हैं? गमन। या मैं कहूंगा जिसमें विलायक के अणु उच्च वाष्प दाब से निम्न वाष्प दाब की ओर क्या करते हैं? गमन। सर इसका मतलब क्या होगा? ये क्या कहना चाहता है? उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात, परासरण जो होता है यानी जो हमारे पास ओस्मोसिस है वो अपने आप होता है, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मैं कहूंगा ये जो परासरण है, देखो कंपटीशन की इंपॉर्टेंट नॉलेज निकल के आएगी यहां से। परासरण जो है वो स्पॉन्टेनियस है। क्या है भाई? स्पॉन्टेनियस, यानी मैं कहूंगा स्वतः है प्रक्रम। क्या कहलाएगा? स्वतः प्रक्रम। परासरण क्या होता है? स्पॉन्टेनियस होता है। क्या होता है? स्पॉन्टेनियस, यानी अपने आप होता है, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। और जो प्रक्रम स्वतः होते हैं, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है स्वतः प्रक्रम। पढ़ाया जाता है आपको 11th के अंदर। आपने 11th में एक चैप्टर पढ़ा होगा ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स, वहां पर इसकी बात की जाती है कि जो प्रक्रम अपने आप हो जाते हैं, जिनको करने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है आपको, उन प्रक्रम को बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वतः प्रक्रम। और स्वतः प्रक्रम के लिए डेल्टा जी लेस देन होता है हमारे पास 0। क्या होता है? डेल्टा जी लेस देन। मैं कहूंगा डेल्टा जी हमारे पास क्या होगा भाई? नेगेटिव होगा। क्या होगा जी? नेगेटिव। इसको बोलते हैं, डेल्टा जी को क्या बोलते हैं? बताया था मैंने आपको, गिब्स फ्री एनर्जी। क्या बोलते हैं? गिब्स फ्री एनर्जी। क्या बोलते हैं? गिब्स फ्री एनर्जी। इसे बोलते हैं गिब्स मुक्त ऊर्जा। क्या बोलते हैं जी? गिब्स मुक्त ऊर्जा। देखो कौन सी इंपॉर्टेंट बात छुपी हुई है। आपसे कहेगा कि परासरण के लिए डेल्टा जी का मान कितना होगा? आपसे कहेगा परासरण के लिए डेल्टा जी का मान क्या होगा? तो आप कहोगे लेस देन 0 होगा, या डेल्टा जी क्या होगा? हमारे पास नेगेटिव होगा। बात क्लियर है? क्योंकि परासरण अपने आप होता है, हमको कराने की आवश्यकता नहीं होती। और जो प्रक्रम अपने आप हो जाते हैं उनको बोलते हैं स्वतः प्रक्रम, यानी जो अपने आप हो जाएगा, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और स्वतः प्रक्रम के लिए डेल्टा जी क्या होता है? लेस देन 0। अपने आप होगा उनके डेल्टा जी क्या होगा? लेस देन 0 होगा। और डेल्टा जी क्या हो जाएगा हमारे पास? नहीं, अरे 0 से कम तो नेगेटिव होगा ना। पता लगी बात? ये नई बात या छिपी हुई है? पहली बात, एक बात तो ये छिपी हुई है, अभी एक बात हो रहा है यहां पर, वो 3 बातें हैं यहां पर। पहली बात मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है कि जो परासरण होता है उसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी भाई? नेगेटिव। और डेल्टा जी क्या होती है? गिब्स मुक्त ऊर्जा। पढ़ाई जाती है आपको थर्मोडायनेमिक्स में, और नहीं भी पढ़ाई गई है तो आप टेंशन ना लो। इससे जो अगले वाला चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन, उसमें इसकी मैं बात कर लूंगा, वहां पर आएगा ये। बात क्लियर है? अभी के लिए तो आप समझो कि जो परासरण होता है वो स्वतः होता है, और उसके लिए डेल्टा जी का मान क्या होगा? लेस देन 0। यानी डेल्टा जी क्या होगा अपने पास? नेगेटिव। देखते रहिए ध्यान से आप बात। डेल्टा जी क्या होगा हमारे पास? लेस देन 0। एंड डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? नेगेटिव होगी। बात क्लियर है? अब सुनो भाई, बात आगे की बात कर लेते हैं। पता लग गया आपको परासरण के बारे में? परासरण किसका होता है? सोलवेंट का होता है। इसमें क्या होता है कि जो पार्टिकल होंगे वो लो कंसंट्रेशन से कहा जाएंगे हायर कंसंट्रेशन, या निम्न सांद्रता से कहा जाएंगे भाई उच्च सांद्रता की ओर, या मैं कहूंगा उच्च वाष्प दाब से कहा जाएंगे निम्न वाष्प दाब की ओर। और इनके लिए डेल्टा जी का मान क्या होगा? लेस देन 0, या डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? नेगेटिव। बात क्लियर? अब सुनो बात ध्यान से कि प्रोसेस क्या होता है, कि सर प्रोसेस क्या है। देखो जी, परिभाषा को देख लिया ध्यान से आपने। इस परिभाषा को मैं डायग्राम के द्वारा आपको एक्सप्लेन करूंगा कि प्रोसेस होता क्या है। ऐसा कौन सा प्रोसेस इस ओस्मोसिस में छुपा हुआ है भाई? देखो, हम सर इन परिभाषाओं को कैसे सिद्ध करेंगे कि जो परासरण है उसमें जो विलायक के अणु है वो निम्न सांद्रता से कहां जाते हैं भाई? उच्च सांद्रता की ओर। देखो तो ध्यान से, अब मैं बता रहा हूं प्रैक्टिस, यानी आपको सिखाया जा रहा है ओस्मोसिस का प्रोसेस, कि प्रोसेस ऑफ ओस्मोसिस लिख सकता हूं मैं, या लिख सकता हूं मैं प्रोसेस ऑफ ओस्मोसिस, यानी जो परासरण की प्रक्रिया। हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में क्या बोलेंगे भाई? परासरण की प्रक्रिया। अभी मैंने परासरण दाब की बात नहीं की, ध्यान रखना। अभी मैंने ओस्मोटिक प्रेशर की बात नहीं की। अभी तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? ओनली फॉर ओनली परासरण के बारे में, कि परासरण होता क्या है। प्रोसेस ऑफ ओस्मोटिक, यानी परासरण की प्रक्रिया, कि परासरण कैसे होता है। देखो जी भाई, देखते रहिए आप कि परासरण की जो प्रक्रिया होगी, परासरण का जो प्रोसेस होगा वो प्रोसेस कैसा होगा। देखो, आपके पास एक कंटेनर है, आपने कंटेनर ले लिया, जस्ट लाइक दैट, ऐसा एक आपने कंटेनर ले लिया कंटेनर। इस कंटेनर में क्या किया आपने? यहां पर इस कंटेनर को आपने क्लोज कर दिया। इस कंटेनर को क्या कर दिया आपने? क्लोज कर दिया। इस कंटेनर को क्या कर दिया जी आपने? क्लोज कर दिया।
थोड़ा बढ़िया सा बना देता ताकि आपको पूरी बात समझ आ जाए। ये कंटेनर था, इस कंटेनर को आपने क्लोज कर दिया। देखो ध्यान से समझना बात को, पूरी बात आपको यहीं क्लियर हो जाएगी कि परासरण की जो परिभाषा बन के आई थी वो परिभाषा कैसे बन के आई। अरे हमारा मोटिव यही तो है डीडीए का, पहले डेफिनेशन, फिर डेरिवेशन और फिर एप्लीकेशन। कर दिया क्लोज। थोड़ा देख लेना डायग्राम को आप, हमको डायग्राम से मतलब नहीं है, हमको टॉपिक समझना है तरीके से। हमारे पास क्लोज कंटेनर है क्योंकि ओपन कंटेनर में तो वेपर प्रेशर हो ही नहीं सकता, जानते हो आप इस चीज के बारे में, बताया था मैंने आपको। इस कंटेनर में, इस क्लोज कंटेनर में मैंने यहां पर, इस क्लोज कंटेनर में मैंने यहां पर लगा दी एसपीएम। क्या लगा दी जी? यहां पर लगा दी मैंने एसपीएम। ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास क्या है? इसको बोलते हैं एसपीएम। समझ गए ना एसपीएम क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली। क्या है? हिंदी में लिख देता हूं यहां पर। ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास है अर्धपारगम्य, अर्धपारगम्य झिल्ली। जानते हो ना अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है? अब सुनो, इसलिए मैंने आपको पहले इनके बारे में बताया था ना। अगर मैं यहां पर एसपीएम लिखता तो पहला क्वेश्चन तो आपका ये आ जाता, सर ये एसपीएम क्या होती है। इसलिए मैंने पहले उन टॉपिक को पढ़ा दिया जो यहां पर उपयोग में आने वाले। अब तो पता लग गया ना अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होगी? वह झिल्ली जिसमें से केवल और केवल विलायक के अणु जाएंगे, विलय के अणु नहीं जाएंगे। बात समझ में आ रही है? ओनली फॉर ओनली सॉल्वेंट। सोल्यूट के लिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का कोई मतलब नहीं होता। बात क्लियर है? ठीक है। तो भाई आपने क्या किया, इसके बीच में क्या लगा दी? एसपीएम लगा दी। अब आप जानते हो एसपीएम क्या करेगी? सोलेंट अलग, सोल्यूट अलग। पता है आपको चीज के बारे में? यहां पर क्या किया आपने? यहां पर आपने ले लिया सॉल्यूशन। क्या ले लिया जी? इस एक बॉक्स में दो तरह हो गए ना भाई, बीचों बीच आपने क्या लगा रखी है? इस कंटेनर के बीचों बीच आपने क्या लगा रखी है? एसपीएम। तो एक भाग तो इधर वाला हो गया, एक भाग उधर वाला हो गया। यहां तो ले लिया आपने, क्या ले लिया यहां पर? यहां तो आपने ले लिया भाई सॉल्यूशन, यानी यहां पर तो ले लिया आपने विलियन। क्या ले लिया? विलियन। और अगर आपने सॉल्यूशन लिया है तो सॉल्यूशन में सोल्यूट भी होगा, सॉल्वेंट भी होगा। पता है आपको चीज के बारे में? और यहां पर आपने क्या लिया? देखते जाना बात को ध्यान से, एक एक बात आपको क्लियर हो जाएगी भाई। अगर आप तरीके देखोगे तो एक एक बात आपको यही समझ में आ जाएगी। परासरण तो आपको चुटकियों में समझ में आ जाएगा भाई। जो आप रटते हो ना, उस रटने का फंडा ही खत्म करवा देंगे आज आपका, कि परासरण बिल्कुल आपके ऑन टिप्स होगा कि सर हम डायग्राम से परासरण को विद डिटेल एक्सप्लेन कर देंगे। हम इस डायग्राम के द्वारा परासरण के बारे में काफी कुछ बातें लिख देंगे भाई इस डायग्राम के द्वारा। तो डायग्राम को ध्यान से देखना। ये हमारे पास है, अपने पास प्योर सोलवेंट। क्या ले लिया हमने यहां पर? प्योर सोलवेंट। ये ले लिया हमने शुद्ध विलायक। क्या ले लिया जी? शुद्ध विलायक। क्योंकि आपको पता है अगर ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, अगर ये सीपी है तो सीपी किस पे डिपेंड करेगी? विलय कणों की संख्या पर। और यहां पर जो सोल्यूट लोगे भाई, ये सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन में क्या होगा? एक तो हमारे पास सोल्यूट होगा और एक हमारे पास क्या होगा? सोलवेंट होगा। एक तो हमारे पास सोल्यूट होगा, एक हमारे पास क्या होगा? सोल्यूट। और सोल्यूट में कैसा होगा? पता है आपको इस चीज के बारे में? नॉन वोलेटाइल। क्या होगा जी? नॉन वोलेटाइल। अरे नॉन वोलेटाइल होगा तभी तो आप सीपी कहोगे इसे, अन्यथा सीपी कहना तो अनुचित होगा ना भाई। ये बात तो मैंने आपको शुरू में पढ़ाई थी कि यहां पर जो हम सोल्यूट लेंगे वो सोल्यूट कैसा होगा हमारे पास? नॉन वोलेटाइल। बात क्लियर है यहां तक? ये देख लीजिए डायग्राम। आप डायग्राम में क्या किया हमने? क्लोज कंटेनर लिया है। इस क्लोज कंटेनर में हमने बीचों बीच क्या लगा दी? एक एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो क्या काम करेगी? केवल और केवल सोलवेंट को, पार्टिकल को जाने देगी, ना सोल्यूट के जाएंगे ना ही सॉल्यूशन के जाएंगे। इस कंटेनर एक साइड हमने क्या ले लिया? सॉल्यूशन, जिसमें क्या था? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट था, और एक हमारे पास सोलवेंट था। इधर क्या था? इधर था हमारे पास ओनली फॉर ओनली प्योर सोलवेंट। बात क्लियर है यहां तक? यहां तक बात क्लियर है? अब सुनो आगे की बात। ये बात समझ आ गया आपको? यहाँ तो प्योर सोलवेंट था, ये हमारे पास क्या था? सॉल्यूशन था। ठीक है। और सॉल्यूशन में क्या था? सोल्यूट। वो भी कौन सा था हमारे पास? नॉन वोलेटाइल, यानी अवाष्पशील। तभी तो आप क्या कहोगे? सी पे कहोगे ना भाई, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तभी तो कहोगे आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होगा जब। अब सुनो बात ध्यान से। आप जानते हो मैंने आपको बार बार बताया था कि अगर आपके पास प्योर सोलवेंट है, सुनो बात ध्यान से, मैंने आपको कई बार बताया था अगर आपके पास प्योर सोलवेंट है, लिक्विड भी होगा प्योर सोलवेंट, तो अगर आपके पास प्योर सोलवेंट है कौन सी स्टेट में? लिक्विड में, तो उसकी वेपर ज्यादा बनेगी, और वेपर ज्यादा बनेगी तो उसका वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। बताया था मैंने आपको। पी नोट मान लो या पी नोट मान लो, आप कुछ भी मान लो ना। मैं कहूंगा अगर आपके पास प्योर सोलवेंट है तो उसके वेपर प्रेशर का मान क्या होगा? ज्यादा। लेकिन अगर मान लो आपने इसके अंदर, अगर आपने मान लो इसके अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड कर दिया, जो क्या था? अवाष्पशील। अगर आपने इसको अंदर मिला दिया तो अब जो सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन में क्या होने वाला है भाई? नॉन वोलेटाइल भी आ जाएगा और हमारे पास ये वोलेटाइल भी आ जाएगा। यानी अगर आपके पास प्योर सोलवेंट था, इस प्योर सोलवेंट में अगर आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को मिला दिया तो नॉन वोलेटाइल की तो कोई वेपर नहीं बनेगी, और वेपर नहीं गए तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। तो सोल्यूट भी अगर आप सोल्वेंट मिला दोगे
तो सॉल्यूशन बनेगा। उस सॉल्यूशन में क्या होगा, पहले जहां पर ओनली फॉर ओनली लिक्विड के पार्टिकल थे, उसके अंदर किसके पार्टिकल है, सॉलिड के। बताओ वेपर कम बनेगी नहीं बनेगी, और वेपर कम बनेगी तो यहां पर वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम। यानी मैं कहूंगा इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, कम, लेकिन प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। इसका मतलब क्या है, ये प्योर सॉल्वेंट है, इसमें ओनली फॉर ओनली किसके पार्टिकल है, सॉल्वेंट के। बताओ वेपर प्रेशर ज्यादा होगा कि नहीं होगा। लेकिन ये क्या है, सॉल्यूशन, उसके अंदर सॉल्यूट कौन सा मिला हुआ है, नॉन वोलेटाइल। अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला हुआ है तो हमको पता लग गया इसका वेपर प्रेशर इसकी तुलना में क्या होगा, कम। अरे ये बात तो मैं तीनों सीपी के अंदर, तीनों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में आपके साथ डिस्कस करता हुआ आ रहा हूं कि अगर आपने शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय पदार्थ को डाल दिया तो उसके वाष्प दाब में क्या आ जाएगी, कमी। बताया था मैंने आपको क्यों कमी आ जाएगी, क्योंकि जो शुद्ध विलायक था उसमें सारे के सारे पार्टिकल लिक्विड के थे, और लिक्विड के जब पार्टिकल थे तो उसकी वेपर ज्यादा बन रही थी। लेकिन जैसे आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाया तो लिक्विड की जगह किसके पार्टिकल आ गए, सॉलिड के। अगर मान लो 2 पार्टिकल भी सॉलिड के आ जाएंगे तो 2 वेपर कम बनेगी। अगर वेपर कम बनेगी, बताओ वेपर प्रेशर कम होगा कि नहीं होगा। तो हम कहेंगे सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है, बताओ प्योर सॉल्वेंट से क्या होगा, कम होगा कि नहीं होगा। मान लिया कि यहां पर प्रेशर अपने पास P1 है, मान लिया कि यहां पर अपने पास प्रेशर कितना है, P2, तो आप कहोगे कि जो P1 होगा, ये किसका प्रेशर मान लिया हमने, प्योर सॉल्वेंट का। ये किसका मान लिया हमने, सॉल्यूशन का। तो हम कहेंगे P1 किसके बड़ा होगा भाई, P2 से। बताओ बात सही है कि नहीं। यानी ऑस्मोसिस के लिए पहली बात सुनो ध्यान से, बात इंपॉर्टेंट बात निकल के आ रही है यहां से। हमने कहा हम जब ऑस्मोसिस की बात कर रहे हैं तो यहां लिया हमने प्योर सॉल्वेंट, यहां हमने लिया सॉल्यूशन। तो मैं कहूं यहां तो प्रेशर आपने P1 ले लिया, यहां प्रेशर आपने P2 ले लिया, तो बताओ प्योर सॉल्वेंट में वेपर ज्यादा बनेगी। अगर प्योर सॉल्वेंट में वेपर ज्यादा बनेगी तो बताओ उसका वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा कि नहीं होगा। तो यहां तो ले लिया P1, यहां ले लिया P2, ये हमारे पास क्या था, सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में क्या था भाई, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, क्या था, अवाष्पशील विलय, मतलब वेपर कब बनेगी, और वेपर कम बनेगी तो यहां पर वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम। यानी अगर इसका वेपर प्रेशर P2 है, इसका वेपर प्रेशर P1 है, तो मैं कहूंगा P1 ज्यादा होगा किससे, P2 से। बात समझ आई नहीं आई, यहां तक बात क्लियर है। तो यहां पर क्या होगा, P1 ग्रेटर देन होगा हमारे पास P2 से। और P1 किसका है, प्योर सॉल्वेंट का, P2 किसका है हमारे पास, प्योर सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन का, किसका है हमारे पास, सॉल्यूशन का। यहां तक बात क्लियर है। आज के लिए इतना ही है। अभी तक हमने परासरण की परिभाषा को एक्सप्लेन नहीं किया है, अभी तो मैं थोड़ा डायग्राम बनाया है, उसमें मैंने एक बार बता दिया आपको ये P1 ज्यादा होगा P2 से। क्यों ज्यादा होगा, आपको बात समझ में आ चाहिए, क्योंकि ये बात मैं 3 लेक्चर से आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि तीनों की तीनों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम ये बात तो पक्का करके आ रहे हैं कि शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब होगा वो विलयन की तुलना में क्या होगा, ज्यादा होगा। बात क्लियर है। इसको जो एक्सप्लेन किया है, और इस फंडे को देखकर ही, इस ट्रिक को देखकर ही हम ऑस्मोसिस को एक्सप्लेन करेंगे। कैसे एक्सप्लेन होगा वो बात करेंगे अगले वाले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।